निर्देशांक के ज्यामिति में हमको मूल रूप से किसी भी दिए हुए बिंदु की स्थिति निर्धारित करना होता है। अब उस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें दो वैल्यू पता होनी चाहिए। एक क्षैतिज अक्ष से बिंदु कितनी दूरी पे है, दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो उस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए दो अक्ष विकसित किए गए, जिसमें से एक अक्ष का नाम है एक्स अक्ष और दूसरे अक्ष का नाम क्या है, वाई अक्ष। यानी क्षैतिज अक्ष के समांतर जो रेखाएं देखने को मिलेंगी उसका नाम होगा एक्स अक्ष, और क्षैतिज अक्ष के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में जो खींची गई रेखा आपको मिलेगी उसका नाम क्या रहेगा, वाई अक्ष। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखाओं का प्रयोग करके किसी भी दिए हुए बिंदु की स्थिति ज्ञात करेंगे। हमें निर्देशांक ज्यामिति में मुख्य रूप से आपके क्लास 9th में इसका पूरा डिटेल्स तो आप आगे पढ़ लोगे, लेकिन क्लास 9th में आपको बहुत ब्रॉड सिस्टम इसमें नहीं पढ़ना है, बस बिंदु की स्थिति निर्धारित करना आपको पढ़ना है। इसके बारे में सबसे पहले रेने देकार्ते ने बताया था। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि पहले एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटने से हमें 4 भाग प्राप्त होते हैं, प्रत्येक भाग का नाम क्या है, उस प्रत्येक भाग का साइन क्या है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो हमें एक एक अब करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स अक्ष। क्या पढ़ेंगे भाई? एक्स अक्ष। यानी एक्स अक्ष क्या होता है? मान लो ये पृथ्वी का क्षैतिज है ना, आप जानते हो। मैं पूछूं पृथ्वी का क्षैतिज अक्ष कैसा होता है तो आप बोलोगे ये क्षैतिज अक्ष होता है। क्यों भाई? ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या होता है तो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। ये ना होता है ना भाई? तो देख लो, सिंपल बोलेंगे, पृथ्वी के ये क्षैतिज अक्ष के समांतर जो ये रेखा खींचोगे ना, यानी इस क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा का नाम क्या होगा, एक्स अक्ष। क्या नाम होगा बाबू? एक्स अक्ष। ये इस रेखा का नाम क्या है देख लो, किसके समांतर खींची गई है? क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा है। इसका नाम क्या है बाबू? एक्स अक्ष। तो अगर तुमसे कोई एक्स अक्ष का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलोगे? सिंपल बोलोगे, क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या इतना बोल लोगे? क्या बोलोगे भाई? क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। बोलो, हो जाएगा ये तैयार? क्या बोलोगे भाई? क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा, तो एक्स अक्ष का परिभाषा दे लोगे। अब देख लो, इस एक्स अक्ष के लंबवत खींची गई इस रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये अब एक्स अक्ष का परिभाषा निकल गया, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं भाई, मान लो ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष के लंबवत आप जो रेखा खींचोगे इसका नाम क्या पड़ेगा? वाई अक्ष। इसका मतलब मैं पूछूं कि इसका नाम क्या है, ये क्या है, तो आप बोलोगे, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है? ये एक्स अक्ष के लंबवत खींचा गया रेखा है। एक्स अक्ष के लंबवत ये खींची गई रेखा है और इसका नाम क्या है? वाई अक्ष। तो बोलो, वाई अक्ष का और एक्स अक्ष का परिभाषा दे लोगे? क्या बोलोगे? एक्स अक्ष का परिभाषा बोलोगे जरा? बोलोगे, क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। वाई अक्ष का क्या परिभाषा दोगे? एक्स
अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का परिभाषा अपने मन से लिख लोगे? क्या लिखोगे? क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। वाई अक्ष का क्या परिभाषा दोगे? एक्स अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये याद भी हो गया होगा। इसके बाद से मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का परिभाषा निकल जाता है, तो इसके बाद से आता है मूल बिंदु। पहले हमने किसका परिभाषा दिया भाई? एक्स अक्ष का। फिर किसका निकाल लिए? वाई अक्ष का। अब किसका परिभाषा देंगे? मूल बिंदु। किसका बाबू? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का परिभाषा क्या होगा ये देख लो। ये देखो, यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर काटेंगे, ये देखो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर काटेंगे, उसी बिंदु का नाम क्या पड़ जाएगा? मूल बिंदु। क्या नाम होगा बाबू? मूल बिंदु। बोलो मूल बिंदु का परिभाषा लिख लोगे क्या? बोलो क्या लिखोगे भाई? हाँ बोलो अपने मन से क्या परिभाषा दोगे? सिंपल। अब आप इसका नाम क्या पढ़ लिए? एक्स अक्ष। इसका नाम क्या पढ़ लिए? वाई अक्ष। यहाँ पे काट रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 90 अंश के कोण पे काट रहे हैं ना, तो लिख दे रहे हैं परस्पर लंबवत जहाँ काटते हैं बोलेंगे ऐसे, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष परस्पर लंबवत, यानी परस्पर लंबवत का मतलब एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर। क्यों भाई? देख लो, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं ना, उसी बिंदु का नाम क्या होता है? मूल बिंदु। बोलो क्लियर हो गया? अब सुन लो, तो परिभाषा क्या दोगे? सिस्टमेटिक बोलोगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं। दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे हम? एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं उन्हें मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु की इंग्लिश होती है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन की शुरुआत ओ से होती है, इसलिए मूल बिंदु को हमेशा किससे लिखा जाता है? ओ से। बोलो क्लियर हो गया? 3 परिभाषा निकल गया। तुमसे कोई कहे एक्स अक्ष किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे भाई? एक्स अक्ष का परिभाषा, क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? और कोई इस पूछे इसका निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक का मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु पर इस x और y का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे मूल बिंदु पर, इस बिंदु पर x और y दोनों का मान क्या होता है? 0 होता है। x का भी मान 0 और y का भी मान क्या होता है? 0 होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो अब ये नहीं ऐसे 0 0 लिख के छोड़ देना, नहीं, ब्रैकेट में रखना है। पहला वाला वैल्यू होता है x का और दूसरा वाला किसका होता है? y का। बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? परिभाषा लिख लोगे अपने मन से? बोलो क्या परिभाषा दोगे x अक्ष का? क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? x अक्ष। y अक्ष का क्या परिभाषा दोगे? x अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? y अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और किससे प्रदर्शित करते हैं? और इसका निर्देशांक क्या होता है? बोलो इतना लिख लोगे अपने मन से? फिर ये इतना लिख लो, फिर आगे बता रहे हैं। ओके, एरर के। अब देख लो चतुर्थांश क्या होता है, थोड़ा सा गौर करो। चतुर्थांश, इधर देखो, चतुर्थांश क्या होता है, थोड़ा सा इस पे गौर करो आप। मान लो आपका बोर्ड ये तल है, तल जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वही तल होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में?
तो मान लो ये बोर्ड एक तल है, तो जब x अक्ष और y अक्ष किसी तल को परस्पर, मान लो ये बोर्ड एक ये तल है ना, इस तल को देखो x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत काटते हैं, तो यह तल देखो चार भागों में बट गया है, 1 2 3 4, चार भागों में बट जाता है ना भाई, ये बोलो ना यार। यानी x जब किसी भी तल को, मान लो ये किताब एक तल है, मान लो किताब का यह एक तल है ना भाई, इसको आप खुद देख लो ऐसे, मान लो ऐसे ये x, ऐसे एक लाइन ये x अक्ष और ये y अक्ष काटे, तो देखो ये चार भागों में बट गया भाई, 1 2 3 4। तो इन प्रत्येक भाग का नाम होता है चतुर्थांश। क्या नाम होता है भाई? चतुर्थांश। बोलो समझ में आ रहा है? मान लो किताब का यह एक तल है, इस तल को जब ये x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत काटते हैं तो यह चार भागों में बट जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है? चतुर्थांश। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझे आप? जब किसी भी तल को x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत काटते हैं तो वह तल चार भागों में बट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है? चतुर्थांश। बोलो क्लियर हो गया? इसमें इस पहले वाले भाग का नाम पड़ जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या नाम होता है बाबू? इसको हम मानते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको हम ले लेते हैं, दूसरे वाले भाग का नाम होता है द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे मत आना है, घड़ी की सुइयों के दिशा में नहीं आते हैं, इसके विपरीत दिशा में, जैसे एंगल मापते हैं वैसे। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। इसका नाम क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। और इसका नाम क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। बात नहीं करो आप। ओए लड़की, क्या बोलेंगे भाई? किसी भी तल को जब x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत काटेंगे तो वह चार भागों में बंट जाएगा, जिसमें से प्रत्येक भाग का नाम क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। पहले वाले भाग का नाम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले भाग का नाम द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले भाग का नाम तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले भाग का नाम चतुर्थ चतुर्थांश होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो आप अगर परिभाषा देने को कहा जाए, कोई पूछे चतुर्थांश क्या है, तो क्या परिभाषा दोगे? ऐसे बोलेंगे, x अक्ष और y अक्ष किसी तल को परस्पर लंबवत काटते हैं। सुन लो ध्यान से, क्या बोलोगे? x अक्ष और y अक्ष जब किसी तल को परस्पर लंबवत काटते हैं, एक बार और सुन लो, भूलना नहीं है। बोलेंगे x अक्ष और y अक्ष जब किसी तल को परस्पर लंबवत काटते हैं तो वह चार भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। पहले वाले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। बोलो, क्या अपने मन से लिख लोगे? क्या लिखोगे आप? x अक्ष और y अक्ष जब किसी तल को परस्पर लंबवत काटते हैं तो वह चार भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। पहले वाले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। बोलो, लिख लोगे? चलो लिखो, ये वाला लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो। चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि जो हम इसमें x और y की वैल्यू इन चतुर्थांशों में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए यूज करेंगे, उनके साइन क्या रहेंगे? पहले चतुर्थांश में x y का मान क्या रहेगा? x y के मानों का चिन्ह क्या रहेगा?
द्वितीय चतुर्थांश में एक्स वाई के मानों का चिन्ह क्या रहेगा, तृतीय चतुर्थांश में एक्स वाई के मानों का चिन्ह क्या रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स और वाई के मानों का चिन्ह क्या रहेगा, ये जरूरी होता है जानना। तो ये आप सिंपल सा समझ लो, ये मान लो ये x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं पड़े उसका नाम मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के दाईं ओर और ऊपर की ओर अक्षों पर मापी जाने वाली दूरियां प्लस में होती हैं और बाईं तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां माइनस में होती हैं। यानी मूल बिंदु के दाहिनी तरफ इस एक्स पे जो दूरी लेंगे ये सब किस में रहेगा, प्लस में। ऊपर की ओर जो दूरी लेंगे ये भी सब किस में रहेगा, प्लस में। लेकिन इसकी बाईं तरफ जो दूरी लेंगे ये भी माइनस में होगा और नीचे की तरफ जो दूरी लेंगे वह भी किस में रहेगा, माइनस में। बोलो क्लियर हो गया? ये बोलो भाई। यानी मूल बिंदु के दाईं तथा ऊपर की ओर अक्षों पर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। दोबारा सुन लो, मूल बिंदु के दाईं तथा ऊपर की ओर अक्षों पर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं तथा बाईं एवं नीचे की ओर अक्षों पर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बोलो समझ में आ रहा है? दाईं तरफ दूरी लोगे और ऊपर की तरफ लोगे, इस अक्ष पे और इस अक्ष पे लोगे तो प्लस में होगा, इधर और नीचे की तरफ लोगे तो किस में होगा, माइनस में। बोलो क्लियर हो गया? यानी मूल बिंदु के दाईं तथा ऊपर की ओर अक्षों पर मापी गई दूरियां प्लस में होती हैं, धनात्मक होती हैं तथा बाईं तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब इससे हमको चतुर्थांशों में क्या क्या चिन्ह होंगे पता हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में? चलो, जो चतुर्थांश जिन अक्षों से घिरा होगा उसका साइन वही होगा। जैसे देख लो, अभी पहला वाला चतुर्थांश है ना, ये देखो भाई पहला वाला चतुर्थांश है ना, देखो ये किससे किससे घिरा है, ये लाइन और ये लाइन, इसी से ये पहला वाला घिरा है ना। तो ये देखो इसका साइन क्या रहेगा, ये देख लो आप। पहले x वाला साइन लिखते हैं फिर किसका लिखते हैं, y वाला। देखो ये पहला वाला चतुर्थांश इससे और इससे घिरा है तो इसके x अक्ष पे साइन क्या है, प्लस, और इस y अक्ष पे साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब पहला चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस। बोलो क्लियर हो गया? अब दूसरे चतुर्थांश में आओगे, दूसरा चतुर्थांश ये लाइन और इस लाइन से मिलकर ये बना है ना। तो अब देखो इस चतुर्थांश में x अक्ष पे कौन सा साइन है, माइनस, और y अक्ष पे प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस। बोलो समझ में आ रहा है भाई? तृतीय चतुर्थांश में साइन लेना है तो कैसे लोगे, तो देखो तृतीय चतुर्थांश इससे और इससे, इन्हीं दोनों से घिरा है ना। तो आप देखो इसके x अक्ष पे साइन क्या है, माइनस, और y अक्ष पे भी, यानी तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश में आप बताओगे क्या होगा बाबू, माइनस प्लस मत बोलना, क्योंकि ये वाला चतुर्थांश इससे और इससे घिरा है तो पहले x का x अक्ष पे जो चिन्ह होगा वह लिखेंगे, फिर y अक्ष पे जो चिन्ह होगा वह लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? तो ये चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्हों के ये रूल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लोगे ताकि आपको याद रहेगा। ऐसे भाई फिगर तो समझ में आ गया, अब क्या लिखना है देख लो। ऐसे लिख लोगे अपनी समझने के लिए, क्या लिखेंगे, मूल बिंदु के दाईं तथा ऊपर की ओर अक्षों पर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा बाईं और नीचे की ओर अक्षों पर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बोलो क्लियर हो गया? लिख लो, लिख लिए। मूल बिंदु के दाईं तथा ऊपर की ओर, दाईं तथा ऊपर की ओर अक्षों पर नापी गई दूरियां धनात्मक मापी गई दूरियां धनात्मक तथा
बाईं तथा नीचे की ओर, बाईं तथा नीचे की ओर अक्षों पर मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ये बना के दिखा लो आप। होता क्या है, कार्तीय तल और कार्तीय पद्धति बताने के बाद भुज और कोटि बताएंगे, तब इसका बेसिक कंसेप्ट खत्म। 3.1 के लिए भी और 2 के लिए भी सब खत्म। इसमें देख लो, मान लो हमारे पास एक ये तल है, इस तल को x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत काटे हैं, तो इसके 4 भाग बने हैं, नाम पड़ गया है चतुर्थांश। अब इनमें हम किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करेंगे। मान लो कोई बिंदु यहाँ पे P है, इस P की स्थिति अगर बतानी है तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस P से x अक्ष पर लंब डाल देंगे और y अक्ष पर लंब डाल देंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? सुन लो, अगर जिस बिंदु की मुझे स्थिति निर्धारित करनी होगी वह बिंदु दिया है, तो उससे x अक्ष पर भी लंब डाल लो और y अक्ष पर भी लंब डाल लेंगे। तो ये मान लेते हैं हम कि जब इस बिंदु P से हम x अक्ष पर लंब डाले तो मूल बिंदु से जहाँ पे लंब आया उसकी दूरी a मिली। ए बोलो भाई, मान लो लंब डाले हैं तो यहाँ से इस मूल बिंदु तक की दूरी क्या हो, a, और y अक्ष पर लंब डाले हैं तो यहाँ से मूल बिंदु तक की दूरी क्या हो, b। तो कोई कहे इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले लिख लेना a, फिर बाद में क्या लिख लेना b। a कामा क्या होगा, b होगा। तो मान लो हमारे पास ये एक तल था, इस तल में हमने इस बिंदु की स्थिति निर्धारित किया, तो इसी तल का नाम क्या पड़ गया है, कार्तीय तल। यानी वह तल जिसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जाती है उसे कार्तीय तल कहते हैं। बोलो, परिभाषा निकल गया? क्या बोलोगे आप? वह तल जिसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जाती है उसे कार्तीय तल कहते हैं। बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलोगे आप? वह तल जिसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जाती है उसे कार्तीय तल कहते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? चलो ये लिख लो कार्तीय तल का परिभाषा। अब देख लो, अब ये देख लो, ये कार्तीय तल है और इस कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, देख लो, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उस सिद्धांत का नाम होता है कार्तीय सिद्धांत। क्या नाम होता है भाई? कार्तीय सिद्धांत। बोलो, कार्तीय सिद्धांत का परिभाषा निकल गया। क्या बोलोगे? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, एक बार सुन लो अपने मन से, है लड़के, बोलेंगे कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय सिद्धांत कहते हैं। बोलो, लिख लोगे अपने मन से? क्या बोलोगे आप? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय सिद्धांत कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय सिद्धांत कहते हैं। लिख लो ये अपने मन से। अब आप बोलो, आप इस बिंदु P की स्थिति निर्धारित किए थे ना, तो बोलो बिंदु P का निर्देशांक क्या आया था? A और B आया था ना भाई?
क्या आया था, ए और बी। तो हम कह देंगे कि इसमें इस भुज हम कहते हैं, भुज कहते हैं ए को और कोटि कहते हैं बी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कहाँ पर चले हो, एक्स अक्ष पर जो दूरी चले हो उसका नाम क्या है ए, और वाई अक्ष पर जो दूरी चले हो उसका नाम क्या है बी। तो देखो भुज बराबर हो गया ए और कोटि बराबर क्या हो गया बी। ए कहाँ चले हो आप, एक्स अक्ष पर, और बी कहाँ चले हो, वाई अक्ष पर। तो सिंपल परिभाषा निकाल लो, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, क्या बोलोगे भाई, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, कोटि। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, लिख लो।